हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसका हम लोगों ने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। सारे एक एक लाइन जो है कवर कर लिया हम लोगों ने। अब इसका फाइनल जो समरी क्या है ना, उसको हम लोग देखेंगे। और समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्योंकि इस बार आप देखेंगे ना तो एटम से क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पर, ठीक है। और इसी सेक्शन से पूछा गया है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी फर्स्ट चैप्टर का। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मैटर। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ना, वो किसी भी एटम्स के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, या बल्क मैटर के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, बताता है, फाइंड करता है कि क्या क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है। सेकेंड देखिए, फ्रॉम द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वन कैन इन्फर दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको समझाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। उसमें ये भी दिखाया था कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं ना, तो रब करने पे क्या होता है कि एक बॉडी पॉजिटिव बन जाता है तो दूसरा बॉडी नेगेटिव बन जाता है, एंड दोनों पे इक्वल चार्ज आता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है। तो दोनों बॉडी पे, जैसे मान लीजिए दो बॉडी को आप रब करते हैं तो दोनों बॉडी पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज जाएगा। ठीक है। एंड तो लाइक, अब यहाँ पे देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट बाय द कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ जो मैंने बोला है, द चार्ज ऑन ग्लास रॉड rubbed with silk is positive and that on plastic rubbed with fur is negative। ठीक है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आप हमेशा ध्यान रखिए कि दो बॉडी अगर हम लोग लेंगे और दोनों को रब करेंगे, ठीक है, जैसे बॉडी ए बॉडी बी, तो इन दोनों पे हो सकता है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। फिर एक बॉडी सी और एक डी लीजिए, हो सकता है सी पे पॉजिटिव आए, डी पे नेगेटिव आए। तो अगर ए और सी को एक साथ रखेंगे तो रिपल्शन होगा, या फिर अगर डी और बी को एक साथ रखेंगे तो रिपल्शन होगा। ठीक है। बट इन दोनों को जो आपने रब किया ना, तो इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट जाएगा। रीज़न क्या होता है कि हो सकता है कि रब करने पे ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया हो, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ए से निकलेंगे उतना ही बी में जाएंगे। इसका मतलब इस पे उतना पॉजिटिव आ जाएगा, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। यही है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट देखिए, कंडक्टर्स अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, इंसुलेटर्स डू नॉट। कंडक्टर्स जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को मूवमेंट को अलाउ करता है, बट इंसुलेटर्स नहीं करता है। मतलब यहाँ पर कंडक्टर्स में बोल सकते हैं कि फ्री चार्ज होता है, कैरियर्स होता है, चार्ज कैरियर्स होता है जो मूव कर सकता है। इन मेटल्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रोलाइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस मूव करेगा, जबकि कंडक्टर्स में या मेटल्स की बात करें हम लोग तो ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फोर्थ में देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन। बोला गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास सिर्फ तीन ही बेसिक मतलब क्वांटिटीज होता है, मेन, है ना। क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन। एडिटिविटी क्या बोलता है कि सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा। जैसे कहीं बॉडी पर चार्ज है ना, किसी बॉडी पे 2 कूलम, 3 कूलम, -4 कूलम, तो सिंपल एडिशन होगा, जैसे स्केलर क्वांटिटी का एडिशन होता है। कंजर्वेशन बच्चों ये बोलता है, ठीक है, कि यहाँ पर कभी भी चार्जेस का लॉस नहीं होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, तो नेट चार्ज पूरे सिस्टम का जीरो रहेगा। जैसे यहाँ पे आपने रब किया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, बट दोनों को देखेंगे तो नेट चार्ज उतना ही है। नेट चार्ज जितना पहले था ना बिफोर रबिंग, उतना ही अभी भी है। ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट टोटल चार्ज क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज। ठीक है। जो बेसिक चार्ज होता है ना, बेसिक जो फंडामेंटल चार्ज होता है ई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी पर चार्ज में। मान लीजिए किसी बॉडी बोला जाए कि चार्ज क्यू है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चार्ज क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हुआ। ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, वे एन जीरो भी हो सकता है, +-1, +-2, +-3, कुछ भी हो सकता है।
प्रोटॉन, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। n आप यहाँ पर फ्रैक्शन इसको नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव चार्जेस e and minus e respectively for macroscopic charges for which n is very large number, quantization of charge can be ignored। मतलब बोला गया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब जहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा चार्ज, मतलब 1000 कूलम चार्ज, 500 कूलम चार्ज ऐसे हो ना, तो उस जगह पर क्वांटाइजेशन को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। ओके, additivity of electric charge means that total charge of a system is algebraic sum, मतलब algebraic sum में होगा, स्केलर क्वांटिटी है तो the sum taking into account proper signs all individual charges in the system। मान लीजिए किसी सिस्टम में यहाँ पर एक 2 कूलम चार्ज है, -4 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, तो सभी को ऐड करेंगे बट विद प्रॉपर साइन के साथ सबको ऐड करेंगे, तो फाइनल चार्ज क्या मिलेगा, 6 कूलम। तो वही चीज़ बोला गया यहाँ पर एडिटिविटी का मतलब, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम of an isolated system remains unchanged with time। This means that when the bodies are charged through friction, there is a transfer of electric charge from one body to another body, but no creation or destruction of charge। मतलब ये हुआ कि जब दो बॉडी को हम रब करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। इसमें से कुछ कम होकर इसमें ज़्यादा हो गया, तो ट्रांसफ़र हुआ है, बट पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, सेम रहेगा ऑलवेज, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, यहाँ पर लॉसेस कुछ नहीं होगा। फिफ्थ देखिए, कूलम्ब्स लॉ, द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R21। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके साथ इनवर्स रिलेशन होगा Q1 Q2 R21, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R21 सेपरेटिंग देम मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फोर्स देखेंगे तो क्या लिखेंगे आप कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, या फिर दोनों पे एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाएगा। अगर देखो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तब तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तब भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इनवर्ड फोर्स लगेगा ऐसे अंदर की तरफ। बट होगा क्या फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R21 का कैप भी लगाना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके हम लोग। तो R21 इज अ यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर होता है बच्चों जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो R21 को आप कैसे लिखेंगे, R21 को आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर R21 को जब आप इसे लिखेंगे, मतलब R2 माइनस R1, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, मतलब ये फाइनल ये इनिशियल, तो Q1 से Q2 की तरफ होगा, तो यही तो फाइनल हुआ ना, ये इनिशियल हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1। यहाँ जो K है कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 1/4πε0, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चार्ज का हम यूनिट जानते हैं कूलम्ब होता है ना, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन नॉट का, ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ K, तो अब यहाँ जो देखो ये तो एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, इसको यहाँ रख दोगे, बट ये जो K है ना, इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। ये होता है K का वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज, बोला गया द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज, कितना होगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आप देखें तो आप लिखेंगे
ये पूरा मैंने सब जो भी यहाँ पे लिखा है ना, ये सब बता रखा है पूरा वीडियो लेक्चर डिटेल में बना करके, एक एक लाइन एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पूरा देख सकते हैं, एनसीईआरटी का एक पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ से जा करके आप ज़रूर इसको वॉच कीजिए, देखिए, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, तो के ई स्क्वायर बाई ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का, मैंने उसको पूरा सॉल्व किया हुआ है, ये कैसे आता है ये चीज़, ठीक है। आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को देखिए, वॉच कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है ना, पूरे चैप्टर का समरी है ये, तो उसमें जो 7th पॉइंट है ये बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट, देखिए यहाँ पे, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट द फोर्सेज with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of third or additional charges। मतलब दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है ना, मान लो यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पर है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो थर्ड चार्ज को यहाँ आ जाता है Q3, तो इस Q3 के आने से इनके बीच का फोर्स अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। किसी एक चार्ज पे चेंज हो जाएगा, हो सकता है इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स इधर हो, इसकी वजह से इधर हो, तो Q2 पे चेंज हो जाएगा, Q1 पे चेंज हो जाएगा, बट इनके बीच का जो आपस का फोर्स है ना वो चेंज नहीं होगा। मतलब इनके बीच का फोर्स क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एन असेंबली ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 द फोर्स ऑन एनी चार्ज से Q1 is the vector sum of force on Q1 due to Q2, the force on Q1 due to Q3 and so on। मतलब सभी की वजह से फोर्स निकालिए Q1 पे और सबको ऐड कर दीजिए वेक्टरली, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, बट वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 8 देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज कॉन्फिगरेशन is the force on a small positive test charge Q placed at a point divided by the magnitude of charge। बोला गया इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे चार्ज कॉन्फिगरेशन की वजह से इज द फोर्स ऑन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q placed at a point divided by magnitude of charge, ठीक है। जैसे मुझे कैपिटल Q की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख दूंगा, और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम रखते हैं हम लोग, इतना कम रखते हैं जिससे कि इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं हो, मतलब ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कम रखते हैं एंड पॉजिटिव रखते हैं। लेने के लिए आप नेगेटिव ले सकते हैं, बट जो बेस्ट जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वेरिफिकेशन है वो पॉजिटिव चार्ज से ही हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव लोगों तो अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन तो मास में भी होता है, तो रिपल्सन कहाँ होता है, जब सेम नेचर का चार्ज होगा, तो इसलिए पॉजिटिव लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, तो वो होता है फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स ले लीजिए इन दोनों के बीच का, और जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना चार्ज का, उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q हैज मैग्नीट्यूड, अब पॉइंट चार्ज की वजह से इसकी वजह से निकालेंगे आप अगर, तो आप लिखेंगे के Q बाई आर स्क्वायर। इट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम Q, मतलब अब यहाँ पे स्मॉल Q का एग्जांपल लिया मैंने, कैपिटल Q लिया है, ठीक है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर कैपिटल Q नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा इफ़ Q इज़ पॉजिटिव, एंड रेडियली इनवर्ड इफ़ Q इज़ नेगेटिव। यहाँ पे ये स्मॉल Q लेके बता रहा है, मैं कैपिटल Q लेके बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक कूलम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो सेटिस्फाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट tangent at each point on the curve gives the direction of electric field at that point। The relative closeness of field lines, the relative closeness of field lines indicates the relative strength of electric field at different points। They crowd near each other in regions of a strong electric field and far apart where field is weak। In regions of constant electric field, field lines are uniformly spaced
पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी यहाँ बोला गया वो क्या है चीज़ है। पहली चीज़ बोला गया कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कर्व के फॉर्म में होता है, मतलब कर्व शेप में होता है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा वो बताएगा। अगर आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये बताएगा। अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये बताएगा, क्योंकि कर्व शेप में है तो हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। ठीक है। अब बोला है कि अगर फील्ड लाइंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर फील्ड लाइंस इस टाइप से है, तो बोला है कि जितना ज़्यादा क्लोज होगा, या फिर किसी बोला गया कि किसी पॉइंट पे जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी भी पॉइंट पे जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। और जितना दूर होगा उतना फील्ड कम होगा। जितना दूर दूर होगा ना उतना उस पॉइंट पे फील्ड कम होगा। जैसे यहाँ पे हम बोले ना, तो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, है ना। ए पर जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, अब बोला गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो पैरेलल भी होगा और इक्वल स्पेस पे होगा। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो यहाँ पे देखो स्पेस इक्वल है। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया इस पूरे स्टेटमेंट्स में। तो 9 नंबर पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अब 10th नंबर देखते हैं, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। कुछ फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो फील्ड लाइंस जो है ना वो कंटिन्यूअस कर्व होता है बिना किसी ब्रेक के। अब ये कंटिन्यूअस कर्व क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर आप कहीं पर भी देखेंगे ना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कैपिटल क्यू चार्ज लिया, तो यहाँ और एक यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज लिया, तो इस कैपिटल क्यू के से स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लगेगा ना वो कंटिन्यूअसली इसको आगे की तरफ लेके जाते रहेगा ऐसे ऐसे, जहाँ तक इसका फील्ड काम करेगा ना, जहाँ तक ये इफेक्ट लगा सकता है वो लेके जाते जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसको कंटिन्यूस लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर स्मॉल क्यू को एक बार उठाया, यहाँ फेंक दिया, फिर यहाँ से जंप करा दिया, फिर यहाँ से जंप करा दिया, फिर यहाँ जंप करा दिया। जंप तो हो नहीं रहा, ये तो क्या हो रहा है, जैसे नहीं होता है कि एक बॉक्स रख दिया आपने फ्लोर पे और उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसको आप कंटिन्यूसली ऐसे उठा के लेके नहीं जा रहे हो, आप उसको कंटिन्यूसली ऐसे पुश कर रहे हो, धक्का मार रहे हो। ठीक है, तो कंटिन्यूस धक्का मारोगे तो कंटिन्यूस लाइन बनेगा ना। तो उसी टाइप से क्या हुआ कि ये जो कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू को कंटिन्यूसली पुश कर रहा है, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब ये कंटिन्यूस कर्व होगा, चाहे स्ट्रेट बने चाहे कर्व बने, बट होगा कंटिन्यूस। ओके, कहीं पर भी फोर्स में ब्रेक नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि फोर्स अभी काम कर रहा था फिर काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट एनी ब्रेक वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए नहीं क्रॉस कर सकती हैं क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। तो एक पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट होगा तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो दो फील्ड लाइंस है, तो इसका मतलब दो टेंजेंट हो सकता है और दो टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा जब नेगेटिव पे फॉर्म बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो फिर तो क्लोज लूप का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे वापस तो नहीं आ रही है, तो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ एंड यहाँ पे हुआ, तो ये क्लोज लूप भी नहीं बना सकती हैं फील्ड लाइंस। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 11, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस q and minus q separated by some distance 2a. Its dipole moment vector p has a magnitude 2qa and is in the direction of dipole axis from minus q to plus q. जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि दो चार्ज माइनस q और ये प्लस q। ठीक है, अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हम लोग एक स्मॉल सेपरेशन पर रखेंगे तो हम लोग को जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट मिलता है ना, जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल का वो डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक
ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ध्यान रखिए कि Q इंटू 2A होगा, ठीक है। अब इस डाइपोल की वजह से, जैसे अभी तक तो सिंगल चार्ज की वजह से देखा था हम लोगों ने, तो अब इस डाइपोल की वजह से कितना फील्ड होगा वो देखना है। तो देखिए डाइपोल की वजह से मतलब फील्ड जो होता है ना, एक तो एक्सिस पे होता है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया पॉइंट नंबर 12 में, फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस इट्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो ये एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग है ना इनका, इससे परपेंडिकुलर पोजीशन जो ये वाला है पॉइंट P, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस पे है और ये a डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि डाइपोल का डायरेक्शन तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होगा चार्ज में, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डाइपोल के अपोजिट मिलता है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल। तो इसलिए क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180। तो इसलिए देखिए जब डाइपोल की वजह से जब फील्ड निकाला गया इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ माइनस साइन आया है, क्योंकि ये डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पर KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। डिराइव किया हुआ मैंने पूरा डिराइव कर दिया है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप जरूर जाके देखिए उसको। अब यहाँ पर जो K है ना वो क्या लिख देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा कि अगर हम ये मान लें कि R इज मच ग्रेटर देन A, तो अगर हम ये कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को ना अप्रॉक्सीमेटली R स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर ये पावर 3/2 है तो यहाँ पर भी पावर 3/2 आ जाएगा, तो क्या बनेगा R³ बन जाएगा। तो देखिए मिल गया ना यहाँ पर KP/R³, है ना, KP/R³, K को नीचे रख दीजिए यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो बोल्ड लेटर में है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब वेक्टर को बता रहा है कि वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है। अब हम जब एक्सिस पे देखेंगे तो क्या होगा, अभी तो देख रहे थे इक्वेटोरियल पे, अब एक्सिस पे, तो देखिए एक्सिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे एक्सिस पे देखेंगे तो डाइपोल का डायरेक्शन तो वही रहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री, और यहाँ पर जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है 2kp/r अपॉन R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मिड पॉइंट से लेकर के पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा R होगा, और ये A डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव से R माइनस A और यहाँ से R प्लस A। तो ये सारा डेरिवेशन हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। जब आप कैपिटल R, जब इसको R को आप ज़्यादा मान लेंगे, A से बहुत लार्ज वैल्यू रखेंगे, तो ये यहाँ पर क्या होगा R³ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R टू द पावर 4 आएगा, तो एक R से R कैंसिल होगा तो R³ में हो जाएगा। तो ये नंबर 12 पॉइंट है। अब देखिए जो पॉइंट चार्ज की वजह से आप फील्ड देखते हैं ना, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है KQ/R स्क्वायर, बट डाइपोल की वजह से क्या होता है R³। तो देखिए डाइपोल की वजह से R³ पे डिपेंड करेगा 1/R³ पे, और पॉइंट चार्ज की वजह से 1/R स्क्वायर पे। जब सिंगल चार्ज की वजह से देख रहे हैं तो 1/R स्क्वायर, और जब चार्ज को कंबाइन कर रहे हैं तो R³, और कंबाइन में भी डाइपोल के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये पूरा समरी है चैप्टर का, चैप्टर तो पूरा मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, वीडियो जो डाल रखा है आप जरूर जाके देखिए उसको। कि अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड में, अगर आप एक यूनिफॉर्म फील्ड में आप एक डाइपोल को ऐसे रखते हैं, ठीक है, अगर आप एक डाइपोल को ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉर्क इस पे काम करता है ना, वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है, या फिर P साइन थीटा होता है, ठीक है। अब ये P साइन थीटा कैसे आता है, ठीक है, ये पूरा डिराइव मैंने करके दिया हुआ है आपको, जरूर जाके देखें वहाँ पर, ठीक है। तो ये टॉर्क कितना काम करता है डाइपोल पे, इसको आप याद रखिए। फ्लक्स की बात करें तो देखिए फ्लक्स होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ सरफेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ऐसे, तो इसका एरिया ले लीजिए इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। और एरिया हमेशा क्या होता है, तो आउटवर्ड होता है, तो n कैप इज द डायरेक्शन इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। n कैप एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर।
तो ये हमेशा आउटवर्ड होता है ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 15, गॉस लॉ, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस एस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई एस। बोल रहा है कि किसी भी बॉडी में जो भी चार्ज इनक्लोज होगा ना, ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा वो क्यू इनक्लोज बॉडी के अंदर का चार्ज अपॉन ε0 टाइम्स होगा। यही बोल रहा है गॉस लॉ यहाँ पर कि क्यू इनक्लोज अपॉन ε0। बट एक चीज़ देखिए यहाँ पे, द लॉ इज स्पेशली यूजफुल इन डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिटरमाइन करने के लिए होता है व्हेन द सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज सिंपल सिमेट्री। जब सिंपल सिमेट्री होगा, तो जब तक सिमेट्री नहीं होगा ये यूजफुल है ही नहीं, या आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। जब सिमेट्री में होता है ना, जैसे स्फेयर हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, ठीक, या फिर एक रॉड हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे इसका एग्जांपल है, या एप्लीकेशन समझ लीजिए, एप्लीकेशन है थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो एक अपने पास ऐसा लॉन्ग चार्ज डेंसिटी है, तो उसके वजह से क्या मिलता है, के लैम्डा बाई आर, या फिर लैम्डा अपॉन 2πε0 आर यहाँ पर डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट पे। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो फील्ड आउटवर्ड होगा, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो फील्ड उसी पॉइंट पे इनवर्ड हो जाएगा। तो लैम्डा के पॉजिटिव नेगेटिव पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, ठीक है। इनफाइनाइट के केस में देखिए हम लोग, इनफाइनाइट प्लेन शीट के केस में, तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का एक प्लेन शीट होता है, इसकी वजह से फील्ड हमें यहाँ निकालना होता है। तो अगर प्लेन शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगा तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो फील्ड अंदर की तरफ होगा। और फील्ड होता कितना है, सिग्मा बाई 2ε0। कैसे आता है, तो ये पूरा डिराइव किया है मैंने लास्ट वीडियो में, देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों मैंने डिराइव कर दिया था, ठीक है। तो जरूर उसको जाकर समझिएगा उसको वहाँ पर। अभी जस्ट समरी है कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना था, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है थर्ड, थिन स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। शेल है तो शेल के अंदर क्या होता है, कोई चार्ज होता नहीं, क्योंकि शेल का मतलब होलो स्फीयर हो गया, तो अंदर में तो चार्ज है नहीं, तो अंदर में चार्ज नहीं, चार्ज है कहाँ पर, सरफेस पे, तो सरफेस पे चार्ज है, तो अंदर में आपको फील्ड भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखिए अंदर में फील्ड आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि जब चार्ज है ही नहीं तो आप गॉस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ई ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई ε0, बट क्यू इनक्लोज क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, 0/A ε0, दैट इज जीरो। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं। अब बाहर में निकालेंगे तो मिलेगा, क्योंकि बाहर में तो पूरा चार्ज ये इनक्लोज हो जाएगा ना जो भी सरफेस पे है। तो बाहर में कितना मिलेगा, तो बाहर में मिलेगा KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पे K को ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R², ठीक है। और यहाँ पे आर कैप जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अगर ये चार्ज पूरा सरफेस पे पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, अगर चार्ज सरफेस पे नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये चीज़ बताता है। अब यहाँ पे एक टेबल है बच्चों, इस टेबल को ज़रूर आप मतलब याद कर लीजिएगा। सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका कैसे सिंबल है डिनोट करने का, डायमेंशंस कैसे आता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब याद करना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें। बाकी जब मैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सिखाऊंगा भी कि कैसे निकालते हैं डायमेंशंस, ठीक है। फिलहाल अभी आप याद कर लीजिएगा। ये इसके यूनिट्स हो गए, यूनिट्स तो हम लोग हर जगह पे देख ही रहते हैं फॉर्मूला में, और ये उसके रिमार्क्स हो गए, ठीक है। अब अगले जो वीडियो होगा बच्चों उसमें हम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन आपको मैं अपलोड करूँगा बना करके, ठीक है। थैंक यू।